नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। इंडिया न्यूज आपको हाथरस कांड का एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि ये वही जगह है जहां लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। हाथरस कांड में इंडिया न्यूज के हाथ एक्सक्लूसिव वीडियो लगा है। कुछ लोगों की आवाजें भी इस वीडियो में आप सुन सकेंगे। हालांकि ये कौन लोग हैं ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। इस वीडियो में लड़की की दराती और चप्पलें भी लड़की की चप्पलें भी दिखाई दे रही हैं, वहां पर दराती भी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की आवाजें भी इसमें सुनाई दे रही हैं। नौको तो मंदिर ये देख रहा कहीं नौको तो मंदिर तो ना ये दराती आ जाए, फिर खींचना ये फोटो। दराती ये चप्पल भी आ जाए पड़ी। तो जैसा कि आपको मालूम है, पीड़ित परिवार का कहना है पीड़िता घास काटने के लिए गई थी और उसी वक्त उसे खींच करके वो आरोपी खेत में ले गए और उसके बाद गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इस वीडियो में आप देखिए दराती नजर आ रही है, इसके साथ ही चप्पलें जो पीड़िता की बताई जा रही हैं। अब इस तरह के वीडियो सामने आने के बाद आप खुद ही समझिए कि कैसे सच को छुपाया जा रहा है, लेकिन इंडिया न्यूज की पूरी कोशिश है कि सच परत दर परत आपके सामने आए। जिस तरह पीड़िता के साथ वारदात को अंजाम दिया गया, वहां से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रोहित पुनेठा। 14 सितंबर को हाथरस में जो गैंगरेप की वारदात हुई थी उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पूरे देश का ध्यान इस वक्त हाथरस की ओर है और मैं हाथरस में इस वक्त उसी खेत में मौजूद हूं जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसी खेत में उस जो पीड़िता है, हाथरस की बेटी है, उसके साथ वारदात को अंजाम दिया गया था। ये देखिए, ये वो पूरा एरिया है जहां पर बताया ये जा रहा है कि वारदात को अंजाम दिया गया था हाथरस की। दरअसल एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और इस वीडियो में ये उस दिन का वीडियो है जब पुलिस की टीम पहली बार यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंची थी और जांच करने के दौरान इसी खेत में पुलिस की टीम पहुंची थी और उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ था। अब जो जानकारी मिल रही है, जानकारी के मुताबिक ये जो आप देख रहे हैं, ये अभी तो आपको दिखेगा, ये जो सब फसल है, ये जो फसल है यहाँ की, ये बाजरे की फसल है, ये सब सूखी हुई है। लेकिन उस दिन वो फसल ऐसे ही जैसे लहलाती हुई फसल है, इसी तरह से बिल्कुल हरे फसल के जो ये पौधे हैं बाजरे के, वैसी फसल खड़ी हुई थी। लेकिन पीड़िता को वहां से घसीटते हुए, ये देखिए, ये बताया जा रहा है कि उस दिन पीड़िता यहाँ पर थी और घास वगैरह कुछ इकट्ठा करने के लिए आई थी और जब वो घास इकट्ठा कर रही थी उसी क्रम में कुछ जो आरोपी हैं, जैसा कि 4 आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं, रवि, रामू, लवकुश और संदीप, वो आरोपी आए और यहाँ उन्होंने पीड़िता को अकेला पाकर उसको यहाँ से घसीटा। और देखिए ये जो गिरी हुई फसल है, ये बता रही है साफ तौर पर कि यहाँ क्या हुआ होगा, किस तरीके से उसको घसीटा गया होगा। देखिए, जब भी किसी को घसीटेंगे तो ये जो पेड़ हैं, ये बाजरे के जो पौधे हैं, ये ऐसे टूट जाएंगे। ठीक ऐसा ही वहां से यहाँ तक भी हुआ है। यहाँ पर उसको घसीटते हुए लाए गए और फिर ये अंदर, ये देखिए, यहाँ अंदर ले जाकर जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया। हालांकि एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो एसआईटी अपनी इस जांच में इस वीडियो को भी शामिल करेगी और जो वायरल वीडियो है उसकी सत्यता क्या है उसको परखने की भी एसआईटी कोशिश करेगी। जो वायरल वीडियो है उसमें यह भी बताया गया है, उसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर दराती कहीं पड़ी हुई थी, वहाँ पर एक चप्पल पीड़िता की पड़ी हुई थी। यानी कि उस वायरल वीडियो से एक बात तो साफ है कि इसी जगह पर पीड़िता के साथ वो दरिंदगी हुई थी, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। अब एसआईटी इस मामले में जांच करती है। सवाल यह है कि क्या एसआईटी आज यहाँ पर आएगी, आज जो यहाँ से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिल सकते हैं एसआईटी को, क्या वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो एसआईटी की टीम जुटाएगी या फिर जो पीड़ित हैं या आरोपी पक्ष है उनको एसआईटी अपने पास बुलाती है पूछताछ के लिए। क्योंकि जैसा कि हमारी जानकारी है, पहले ये जानकारी मिल रही थी कि कल जो बीत गया उस दिन एसआईटी पूछताछ कर रही है, लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं हुआ, कल किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं हुई। आज ये जानकारी मिल रही है कि करीब 40 आरोपी, जो 40 लोग हैं गांव के हैं, उसमें गांव के किसान हैं, उसमें इन खेतों के आसपास के जो लोग हैं जो उस वक्त यहाँ पर खेती कर रहे थे या अपने किसी काम की वजह से यहाँ पर थे, उन लोगों के नंबर हैं। उन लोगों से पूछताछ करेगी एसआईटी की टीम और फिर ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या वो दरिंदगी इसी जगह पर हुई थी, उस दरिंदगी में कौन कौन शामिल था। जैसे कि 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उन 40 आरोपियों से पूछताछ करेगी, सबके नंबर एसआईटी के पास हैं। एसआईटी उनसे पूछताछ करेगी आपने क्या देखा, क्या सच्चाई है उस दिन की घटना की, ये तमाम चीजें हैं। क्योंकि इंडिया न्यूज भी यहाँ पर मौजूद है, सच जो है उस पर से पर्दा हटाने के लिए कि एग्जैक्टली 14
14 सितंबर को क्या हुआ था, जो आरोप पीड़ित का परिवार लगा रहा है, क्या वाकई इस तरह की घटना हुई थी, गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था? क्योंकि लगातार जो आरोपी परिवार है वो बचने की कोशिश कर रहा है, कभी चिट्ठी लिखता है, कभी खुद को निर्दोष बताता है, कभी उनके समर्थन में पंचायतें होती हैं। तो सच क्या है? सच क्या है हाथरस की घटना का? क्या हुआ था उस दिन उस बेटी के साथ? और क्या एसआईटी इस जांच करके इसकी सत्यता का, इसके सच का पता लगा पाएगी? हाथरस से कैमरामैन अजय के साथ रोहित पुनेठा, इंडिया न्यूज। इस बीच हाथरस केस में यह भी खुलासा हुआ है कि पीड़ित परिवार और आरोपी परिवार के बीच लंबे वक्त से दुश्मनी चल रही थी। कुछ गांव वालों का दावा यह है कि गैंगरेप की बात कहां से आई, ये अभी तक साफ नहीं है। देखिए, 400-450 आबादी है इस गांव की, तो कभी ऐसा पहले हुआ कि 400-450 की आबादी में इस तरह कोई झगड़ा वगड़ा परिवारों का आपस का झगड़ा? तो ये तो मेरे ख्याल से संदीप और ये तो अगल बगल ही तो रहते हैं, जोड़ी यार घर में। तो इन दोनों के बीच में कब झगड़ा हुआ था आपस में, या पहले से? 15-16 साल है नहीं। जेलों काटे आए संदीप का बाप और जी झगड़े की वजह से। हाँ, जेल काट के आए। जेल काट के आए और अब जी पूरे झगड़े ऐसे है जो तो क्या मतलब 15-16 साल से झगड़ा चला ही आ रहा है इनके बीच में? हाँ, चल रही। तो मतलब वैसे कभी हाथापाई टाइप की इनके बीच में हुई दोनों परिवार में? ना बीच में ना भाई। अच्छा, जय भाई। और अब तो जो भाई अब ऐसी है दुनिया देख रही है। तो ये कहता है कि बालक निर्दोष फंसी। अच्छा, सभी निर्दोष हैं। तामिल जी छोरा तो रामू तो गैया है, माना एक तरह विकट सूरज को। पीड़ित परिवार को हाईकोर्ट जाना है, उनकी क्या रणनीति है? पीड़ित परिवार से इस बारे में बातचीत की है हमारे सहयोगी रोहित पुनेठा ने। देखिए, इस वक्त पीड़ित परिवार हैं, उनकी भाभी इस वक्त मेरे साथ है, मैं उनके घर पर ही मौजूद हूं, मैं उनसे बातचीत करता हूं। अभी डीआईजी आए थे यहाँ पर, शलभ माथुर, उनसे मैं बातचीत करता हूँ। हाँ भैया, अभी डीआईजी साहब आए थे, क्या बात हुई आपकी? डीआईजी साहब आए थे, 2 मिनट। हाँ, उन्होंने बस यही पूछा कि मतलब आपकी सुरक्षा अभी सब ठीक ठाक है, खाना पीना में कोई दिक्कत हो और वैसे कुछ भी शक हो किसी पे, कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताइए। इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं, बस ये देखने आए थे कि हम लोग सुरक्षित हैं कि नहीं। आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद को फिलहाल, क्योंकि बाहर काफी पुलिस बल मौजूद है? सर, इस टाइम पे हर कोई सुरक्षित महसूस करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पुलिस है, यहाँ सीसीटीवी लगा दिए हैं, तो अभी तो हम सुरक्षित हैं। उसके बाद देखते हैं जब केस चलेगा, पुलिस हमारे साथ कब तक देती है, कब तक रहेगी, कब तक हमारी सुरक्षा करेगी, ये सब देखना पड़ेगा ना आगे के लिए। अभी 12 तारीख को आप लोगों को कोर्ट जाना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना है 12 तारीख को। आप लोग मतलब पांचों लोग जाएंगे? कौन कौन जाएगा? हाँ, तो जाएंगे, जिसे बुलाया तो कोई ना, परिवार के लोग जाएंगे, हम लोग रिश्तेदार, हम क्यों जाएंगे? तो क्या उसको लेकर आपको कोई सुरक्षा की चिंता है? इस बारे में बात की डीआईजी साहब ने उस दिन, सुरक्षा के लेकर कोई चिंता है आपको 12 तारीख को? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कैसे ले जाएंगे वो हमें, हाँ, बस यही सब। उसको सुरक्षा को लेकर उन्होंने कोई भरोसा दिया आपको कि सुरक्षित रहेंगे आप लोग पूरी? वो जाने ना, हमें कैसे ले जाएंगे, कैसी सुरक्षा देंगे, कैसे ही जगह रखेंगे, वो सब उन्हीं की। आपको कोई डर है? हमें तो हर जगह डर लगेगा सर। हाँ, आप बताइए क्या किसी तरह का कोई डर है सुरक्षा को लेकर? देखो, सुरक्षा को लेकर डर तो हमेशा रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो फिलहाल घर में सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है, हम लोगों की देखभाल अच्छे से हो रही है। मगर जो 12 तारीख को ले जाने की बात हो रही है, तो इसमें मुझे जब डीएम साहब साथ में जाएंगे तो मुझे कुछ डाउटिंग लग रहा है। इसलिए मैं साफ कहना चाह रही हूँ कि 5 लोगों को ले जाने की वजह अच्छे से लेके जाएं और अच्छे से लेके आए। ये लोग, उनकी गारंटी होनी चाहिए कि हम तुम्हें सुरक्षित लेके जाएंगे, सुरक्षित छोड़ के जाएंगे। हाथरस की घटना के बाद पहली बार पीड़ित परिवार पुलिस के कड़े पहरे में बैंक तक पहुंचा। हालांकि बैंक जाने की क्या वजह थी, ये अभी तक साफ नहीं है। देखिए हमारे सहयोगी रोहित पुनेठा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इस वक्त हाथरस में ठीक पीड़िता के घर के बाहर मौजूद हूं। गांव है बुलघड़ी, जहां पर पीड़िता का घर है, और हम लगातार पिछले 2 दिनों से यहाँ पर बने हुए हैं। क्या गांव में चल रहा है इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इतने दिनों में पहली बार आज ऐसा हुआ है कि पीड़ित के परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर गया हो। इतने दिनों तक उन्होंने खुद को घर के अंदर बंद किया हुआ था, बाहर निकल नहीं रहे थे, सिर्फ मीडिया से वो लोग बातचीत कर रहे थे। लेकिन आज अब से कुछ देर पहले ही यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है, ये गाँव के बाहर रास्ता जाता है। इसी रास्ते से पुलिस की जो गाड़ी है, पूरी पुलिस सुरक्षा में, जो पीड़िता है, उनकी माँ, उनके भाई और उनके एक रिश्तेदार, 3 लोगों को अपने साथ गाड़ी में बिठा
के ले गई है। जब हमने जानकारी करने की कोशिश की तो ये पता चला कि तीनों को बैंक ले जाया गया है। हालांकि अभी श्योर नहीं है, ये कंफर्म है कि बैंक ले जाया गया तीनों को, लेकिन क्यों ले जाया गया इस बारे में जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद कुछ पैसे वगैरह निकालने हैं, इस वजह से बाहर ले जाया जा रहा है। लेकिन कुछ एक जानकारी ये भी मिल रही है कि शायद जनधन खाता खुलवाने के लिए इनको बैंक ले जाया गया है और वहां पर जनधन खाता खुलेगा। अब इसमें कई संभावनाएं बन रही हैं। संभावनाएं क्या है? पहली संभावना तो ये बन रही है कि जिस तरीके से सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है, क्या कोई मुआवजे की राशि आनी है जिसके लिए जो बैंक खाता है वो खुलवाया जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी भी आए थे, हमने देखा था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों आए थे, तो ये भी बात सामने आ रही थी कि वो भी अपनी ओर से कुछ मदद का चेक जो है वो पीड़ित परिवार को देके गए थे। तो क्या उस चेक को कैश करवाना है या फिर कैश निकालने के लिए बैंक जाना पड़ा है? तो ये 2-3 संभावनाएं हैं, लेकिन इतने दिनों में पहली बार हुआ ऐसा। मैं साथ साथ चलता भी रहूंगा। देखिए, ये अंदर गांव जाता है और हम अंदर जाएंगे, कोशिश भी करेंगे गांव से लोगों से बातचीत करने की, लेकिन ये इतने दिनों में पहली बार हुआ है। क्योंकि जब ये मामला सामने आया था 14 सितंबर को, उसके बाद जब इस मामले को मीडिया अटेंशन मिला तब बहुत ज्यादा हाइप हो गई थी और उसके बाद से पीड़ित परिवार घर से बाहर नहीं निकल रहा था। फिर पुलिस सुरक्षा दी गई। अभी भी पीड़ित परिवार के साथ पूरी सुरक्षा है, जैसा कि अंदर हम लगातार देख भी पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो सुरक्षाकर्मी हैं वहां पर मौजूद हैं, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं और हर पल जो है वो सुरक्षा रहती है पूरे पीड़ित परिवार के साथ। एक मजिस्ट्रेट वहां पर मौजूद रहते हैं, कई महिला पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है। देखिए पीछे मैं चाहूंगा दिखाएं जरा, ये महिला पुलिसकर्मी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, जिनकी सुरक्षा में पूरे पीड़ित परिवार को रखा जाता है और अभी भी इस वक्त पूरी सुरक्षा में पीड़ित परिवार को ले जाया गया है, बैंक ले जाया गया है। और ये जानकारी मिल रही है कि बैंक में जनधन खाता खुलवाने के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन अब क्या एग्जैक्टली है, किस लिए है, क्या कहाँ से पैसा आना है, क्या सरकार की ओर से पैसा आना है, क्या जो चेक राहुल गांधी दे के गए थे जैसा कि बताया जा रहा है उस चेक को कैश करवाना है, ये अभी डिटेल आनी थोड़ी बाकी है। जैसे इस बारे में डिटेल मिलेगी हम इसको अपडेट करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि इतने दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पीड़ित के परिवार के लोग घर से बाहर निकले। क्योंकि आपको याद होगा कि पीड़ित परिवार ने याचिका भी लगाई थी, पीड़ित परिवार की तरफ से सुरेंद्र कुमार ने याचिका लगाई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में और इस याचिका में ये कहा गया था कि हम पर बंदिश रखी जा रही है, पुलिस हर वक्त हमको मॉनिटर कर रही है और हमको किसी से बातचीत नहीं करने दी जा रही है। ये याचिका भी लगाई गई थी, लेकिन फिलहाल बाहर ले जाया गया है। हालांकि पूरी तरह से पुलिस प्रोटेक्शन है, क्योंकि सरकार की ओर से भी आदेश है कि पूरा पुलिस प्रोटेक्शन हो और बाकायदा पूरा वहां पर रजिस्टर में एंट्री करने के बाद ही किसी को अंदर जाने की परमिशन दी जाती है। तो कुल मिलाकर अपडेट ये है कि फिलहाल बहुत दिनों के बाद ये मूवमेंट हुआ है पीड़ित परिवार का कि घर से बाहर वो निकले हैं और पुलिस सुरक्षा में हालांकि निकले हैं। और इसके बाद क्या अपडेट होता है हम आगे चलेंगे, कोशिश करेंगे कुछ गाँव वालों से बातचीत करने की, इसके बारे में वो क्या बात करते हैं। क्योंकि देखिए इसमें कई तरह के पहलू सामने आ रहे हैं, कई तरह के पक्ष सामने आ रहे हैं। पीड़ित परिवार तो अपनी बात रख ही रहा है लगातार। कल जब एक लेटर वायरल हुआ था और बाद में इंडिया न्यूज़ ने उसकी पुष्टि भी की थी, विद बाइट हमने उसकी पुष्टि की थी। जेलर आलोक सिंह को हमने दिखाया था, जेल सुपरिटेंडेंट को अलीगढ़ के, कि हाँ भाई जो आरोपी पक्ष है उनकी ओर से लेटर लिखा गया है और उस लेटर में इस बात का जिक्र है कि वो निर्दोष हैं। और उल्टा जो आरोप है उन्होंने पीड़ित परिवार पर ही लगाया था कि पीड़ित परिवार की जो माँ हैं और भाई हैं उन्होंने पिटाई की थी पीड़िता की। तो ये तमाम मतलब पहलू हैं। मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जजमेंटल नहीं हो रहा हूँ। जो एग्जैक्टली ग्राउंड रिपोर्ट मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ, जो मेरी जानकारी में आ रही है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। जजमेंटल हम अपनी इस पूरी रिपोर्टिंग के दौरान बिल्कुल ना होंगे, ना हम होना चाहते हैं। जो एग्जैक्टली सिचुएशन है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, दोनों पक्षों की बात रख रहे हैं। आरोपी पक्ष का ये कहना है वो खुद को निर्दोष बताता है, पीड़ित पक्ष का यह कहना है कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है और बार बार हमको ये कोशिश की जाती है कि हम किसी भी तरह अपना स्टेटमेंट चेंज करें या हम अपना आरोप वापस लगाएं। लेकिन जो हकीकत है हाथरस की, क्या हुआ हाथरस की बेटी के साथ, उसको सच जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और उसको एक एक सच हम आपके सामने पहुंचाएंगे। इस बीच एक डेवलपमेंट बड़ा ये भी है कि एसआईटी, इस मामले में एसआईटी अब फिर से वापस सक्रिय हो गई, बहुत तेज हो गई एसआईटी। जैसा कि इंडिया न्यूज़ बार बार आपको बताता रहा है कि 3 सदस्यों की एसआईटी है, जिसमें गृह सचिव हैं भगवान स्वरूप, एक डीआईजी हैं चंद्र प्रकाश, एक एसपी स्तर के अधिकारी हैं पूनम। ये 3 लोग हैं जिनकी विशेष तौर पर एसआईटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद इस एसआईटी का गठन किया गया था और ये एसआईटी इस मामले में जांच भी कर रही है। तो अब एसआईटी गाँव के लोगों को पूछताछ के लिए बुला रही है और
उन लोगों में गांव के किसान शामिल हैं, आस पड़ोस के जो लोग हैं वो शामिल हैं, जो आरोपी परिवार हैं जिनका घर देखिए यहाँ से, जैसे ये देखिए इधर, ये मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन अजय से कहूँगा, हाँ ज़रा जल्दी इसका, ये वाइट गाड़ी जो देख रहे हैं, वाइट गाड़ी खड़ी है पीड़िता के घर के बाहर, उसके जस्ट बगल में जो है आरोपी का घर है। और एक एग्जैक्टली देखिए ये मेरे पीछे जहाँ पर ये गाय बंधी हुई है, ये हरे से कलर का जिसमें पेंट है, एक ये आरोपी का घर है। तो ये देखिए बिल्कुल करीब सब जो है आरोपी पीड़ित सबके घर आसपास हैं। तो सभी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एग्जैक्टली अभी कितने लोग हैं पूछताछ के लिए, उसके सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये है कि 10-10 के स्लॉट में जो लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है। कुल 40 लोग हैं जिनको चिन्हित किया है SIT ने कि 40 लोग हैं और इन 40 लोगों से हमको पूछताछ करनी है। इन 40 लोगों से पूछताछ के बाद जो सच है इस पूरी घटना का वो निकल कर सामने आए कि 14 सितंबर को क्या हुआ था, क्या किसी तरह से दबाव में डालने की कोशिश की गई, क्या किसी तरह से धमकाने का प्रयास किया गया, जैसा कि पीड़ित परिवार आरोप लगाता रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको SIT जानना चाहती है और बहुत जल्दी से जानना चाहती है। हालांकि SIT का वक्त वेडनेसडे को ही खत्म हो गया था, बुधवार को ही खत्म हो गया था। इस मामले में ED अब जांच भी कर रही है और SIT भी अब इस मामले में जांच करेगी। इस बीच एक वीडियो भी वायरल हुआ था और उस वीडियो की भी सच्चाई क्या है वो भी इंडिया न्यूज ने मैंने एग्जैक्टली उसको यहाँ से हाथरस से ही, इसी गाँव से मैंने वो सच्चाई भी भेजी है। तो तमाम चीजें हैं जो ग्राउंड पर हो रहा है इस वक्त, जो हलचलें हैं यहाँ पर बुलगढ़ी गांव में, उस एक एक हलचल को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ गांव वालों से भी बातचीत करें और एग्जैक्टली यहाँ की हकीकत क्या है वो आप तक पहुंचाएं। कैमरामैन अजय के साथ मैं रोहित पुनेठा, बुलगढ़ी गांव, हाथरस, इंडिया न्यूज। और इस बीच हाथरस मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। DIG शलभ माथुर पीड़िता के परिवार से मिले हैं। DIG ने सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया है। शलभ माथुर बनाए गए हैं हाथरस के नोडल अधिकारी। वो पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। 7 दिन तक हाथरस में ही शलभ माथुर रहेंगे और खासतौर से पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर पुलिस का कंसर्न है और इसीलिए DIG यहां पर रहेंगे। अगले 7 दिनों तक पीड़ित परिवार से मिले हैं, जो सुरक्षा के इंतजाम है उसका जायजा लिया है। जिस तरीके से हाथरस केस को दूसरा रंग दिया जा रहा है और जिस तरीके से यूपी की पुलिस और यूपी सरकार पीड़िता के साथ गैंगरेप होने की बात से इनकार कर रही है, उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पीड़िता को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि योगी सरकार लगातार हाथरस को एक सोची समझी साजिश बता रही है। रिपोर्ट देखिए। हाथरस का बुलगढ़ी गांव इस वक्त पूरे देश की राजनीति के केंद्र में है, लेकिन जिस तरीके से हाथरस को लेकर सियासत हो रही है उसको लेकर अब सवाल भी खड़े हो गए और ये सवाल खुद यूपी की योगी सरकार ने किए हैं। जाति के नाम पर, मत के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ाने की कुत्सित चेष्टा कौन लोग कर रहे हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। ये वही चेहरे हैं जो मुजफ्फरनगर में दंगा कराते थे, ये वही चेहरे हैं जो कैराना से पलायन करवाने के लिए हमें मजबूर करते थे, ये वही चेहरे हैं जो कांदला जैसे लोगों स्थलों पर, कैराना जैसे स्थलों पर वहां के व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर करते थे। और आज फिर इनकी चेष्टाएं किसी न किसी रूप में फिर से उसी रूप में सामने आ रही हैं, लेकिन हमें सावधान होना। योगी सरकार की माने तो हाथरस एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि हाथरस गैंगरेप पर भड़काऊ बयान देने वाले कांग्रेस नेता स्वराज जीवन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। स्वराज जीवन की आवाज नहीं है, पूरे भारत के वाल्मीकियों की आवाज है। अगर किसी भी दरिंदे ने हमारी किसी भी बहन के उंगली भी लगाने की कोशिश की, किसी भी बहन के साथ अगर बदतमीजी करने की कोशिश की, तो हम माँ की कसम खा रहे, अगर उंगली हमारी तरफ लगाएंगे हम उनके हाथ को काट देंगे, हम उनके हाथ को काट देंगे। गौरतलब है कि हाथरस कांड को लेकर यूपी में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है, लेकिन साथ ही सवाल इस बात का भी है, जो आरोप योगी सरकार लगा रही है उसमें खुद कितनी सच्चाई है। क्योंकि यूपी की सरकार के मुताबिक हाथरस में दंगा भड़काने के लिए विदेशों से फंडिंग की गई, जिसका एकमात्र उद्देश्य योगी सरकार को बदनाम करना था। उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से
कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे। तो हाथरस मामले का हर पक्ष इसी तरीके से आगे भी हम आपके सामने रखते रहेंगे और सच लाने की कोशिश करेगा इंडिया न्यूज लगातार आपके सामने। एक छोटे